हिंदी लाइव बैच A29 में ये एक डाउट है नमन देवल का, ठीक है। तो ये नमन का डाउट है, और क्योंकि ये ऐसा डाउट है जिसे मैं आपको सीधा सीधा रिप्लाई नहीं कर सकती थी क्योंकि इसमें आपको समझाना है, तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका जो प्रश्न है ये है कि निम्नलिखित वाक्य में से उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, और यहाँ आपको टुकड़े दिए हैं कि वह बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है या वह बालिका। और आपका प्रश्न ये है कि मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कि इसको बता दीजिए कि ये कैसे किया जाएगा, यानी कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका डाउट है, जो मैं समझ पाई हूँ, वो ये है कि आपको ये समझ ही नहीं आया है कि इस प्रश्न में हमको खोजना क्या है और पूछा क्या गया है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जब कभी आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो उस प्रश्न को एक दो बार ध्यान से धीरे धीरे पढ़कर देखिए, और फिर वहाँ अपने दिमाग में ये दोहराइए कि हमारी हिंदी भाषा के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसमें दिए गए प्रश्न से संबंधित हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में, तो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प, तो यानी ये क्या कह रहा है, ये उद्देश्य का सही विकल्प। यहाँ पे एक शब्द आपके सामने निकल के आया कि उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए, और यहाँ पे फिर आपको ये टुकड़े दे दिए हैं। तो अब तुरंत आपके दिमाग को एकदम से चाचा चौधरी की तेज तरह चलना चाहिए कि यहाँ पर हमसे जो ये उद्देश्य शब्द पूछा है, ये उद्देश्य शब्द हमने कहाँ पढ़ा था, तो हमने ये उद्देश्य शब्द पढ़ा था वाक्य के अंग में, ठीक है। कहाँ पढ़ा था, वाक्य के अंग। हमने देखा था वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन सा, उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया उद्देश्य और विधेय हमने पढ़ा था, और आपको याद आ गया होगा कि मैंने आपसे कहा था कि उद्देश्य वाक्य का जो कर्ता होता है, वाक्य में जो काम को करने वाला होता है, वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो अब इस वाक्य में, अब वाक्य क्या है कि वह बालिका बहुत अच्छा काम करती है, तो काम करने वाला कौन है, तो वह बालिका। तो यहाँ पे विकल्प आपका आ रहा है वह बालिका, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसने पूछा क्या है, उद्देश्य पूछा है, तो इस वजह से ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, आप ही का दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको थोड़ा डाउट है कि मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां कंस गया है, यह वाक्य किस प्रकार का है। अब विकल्प ने आपको बता दिया कि आपसे क्या जानना चाहता है, कि संयुक्त वाक्य है, कि मिश्र वाक्य है, कि संज्ञा उपवाक्य है, या सरल उपवाक्य है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि जब हम संज्ञा उपवाक्य की बात कर रहे हैं, तो संज्ञा उपवाक्य में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा उपवाक्य के अंदर जो आता है वो आपका की से शुरू होता है, ठीक है। याद आ रहा है आपको, मैंने आपको बताया था कि वो किससे शुरू होता है, की से शुरू होता है, ठीक है। तो यानी ये वाक्य की से शुरू नहीं हो रहा, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास दो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य की संयुक्त वाक्य। अब आपको ये पता है कि संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें दो सरल वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, दो सरल वाक्य, और वो दोनों जुड़े किससे होते हैं, वो समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई दो सरल वाक्य दिए हैं और कोई, क्योंकि कह रहा है कि मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां कंस गया है, और यहाँ क्या रहा है, वहां भेजूंगा जहां कंस। तो देखो, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये दो टुकड़े मिलकर इस वाक्य को पूरे कर रहे हैं, और दोनों ही कैसे हैं, आधे अधूरे हैं। तो आपको पता है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, लेकिन इसमें तो यहाँ पे टुकड़े की बात हो रही है, क्योंकि भेजूंगा, गया है, दो उद्देश्य यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है, वहां और जहां, इस तरह से। तो ये आपका सरल वाक्य भी नहीं रहा। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका मिश्र वाक्य, क्योंकि दो अधूरे वाक्य मिलकर एक पूरा वाक्य बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि मिश्र वाक्य कहता है या तो एक सरल वाक्य और एक उपवाक्य, या दोनों ही आपस में उपवाक्य यानी अधूरे वाक्य हों, तो वो हमारा मिश्र वाक्य होता है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको बहुत तरीके से समझना होगा और याद रखना पड़ेगा, जो मैं ट्रिक आपको समझाते समय बताती हूँ, ठीक है। चलिए, आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अर्चना सिंह का प्रश्न है
ये प्रश्न जो दोनों हैं ये अर्चना सिंह के हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि रामायण की संधि समझ नहीं आई। इन्हें रामायण की संधि समझ नहीं आई, शायद इनको ये लगा कि रामायण शब्द की जो संधि विच्छेद है वो क्या है, राम प्लस अयन है। तो हो सकता है कि आपका ये डाउट हो कि यहाँ पर म का अंतिम वर्ण यानी राम का अंतिम वर्ण अ और अयन का प्रथम वर्ण अ, इन दोनों ने मिलकर आ बना दिया। तो यहाँ पर तो ये आ गया, लेकिन ये जो न है ये कैसे परिवर्तित हुआ, यह नियम समझ नहीं आया। तो शायद आपका जो डाउट है वो यही है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि हमने एक जब वर्तनी पढ़ी थी तो वर्तनी में एक नियम मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द के अंदर अगर र या मूर्धा श या ऋ अगर ये आ जाता है तो आपको देखना है कि उस शब्द में अगर कहीं पर भी न का प्रयोग हुआ है, यानी इस वर्ण के बाद अगर कहीं पर भी न का प्रयोग हुआ है तो वो न ड़ में बदल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, संस्कृत शब्दों के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब ये शब्द आपका क्या बन के आया है, रामायण, ठीक है, ये बन के आया, तो अब क्योंकि यहाँ पर र का प्रयोग हो गया, अब र के बाद इस पूरे शब्द में यहाँ अंत में न आ गया है, तो अब ये न किस में परिवर्तित हो जाता है, ण में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण, संस्कृत के उस नियम के कारण जो संस्कृत शब्दों में ये नियम दिया हुआ है कि अगर किसी भी शब्द में र मूर्धा श और ऋ अगर आ जाएगा तो उसमें आने वाला जो न है वो क्या किस में बदल जाता है, वो ण में बदल जाता है। जैसे मान लो शब्द होता है ना, भूषण शब्द होता है, भूषण हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना भूषण, तो ये जो भूषण न हुआ है ना, ये न भी इसकी वजह से क्या हो गया है, न को हटाकर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, भूषण, तो ण करते हैं। ठीक है, तो वो इसी तरह से आता है कि यानी इसके बाद यहाँ पर न नहीं ण का ही प्रयोग करेंगे। तो उसी नियम के अंतर्गत यहाँ पे आपका ये बदलाव होता है जो इसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। आपका अगला पॉइंट है कहा है कि वार्ता प्लस आलाप, वर्षा प्लस अंत और ब्रह्म प्लस अस्त्र। मैम इनका संधि विच्छेद समझ करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन आपको क्या हो रहा है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आपको आ रही है। ठीक है, चलो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा और समझते हैं यहाँ पर कि इन दोनों में आपको क्या दिक्कत आ रही है। पहला शब्द है दिया हुआ है वार्ता और प्लस आलाप। देखो यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है, आ है। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे, यहाँ तो र आ रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि यह दरअसल शब्द क्या है, वार्ता, आधा र और ये त है। ठीक है, तो ये र यहाँ पे ये ऊपर ही आया, तो हम ऐसे लिखकर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब यहाँ अंतिम वर्ण आ और इसका प्रथम वर्ण आ, ये दोनों मिलकर आ हो गए। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया ना, तो यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ समझिए कि यहाँ पे जो आपके सामने बचा वो क्या बचा, वो बचा इस तरह से आधा र और ये आधा त। ठीक है, और यहाँ पे लाप आपने ये जोड़ दिया। अब इसको आप आराम से जोड़ दीजिए, ये जो आ है ता को पूरा कर देगा, तो यहाँ पे ये ता पूरा हो गया। अब जो ये आधा र है ये फिर से इसके ऊपर आ जाएगा और ये शब्द हमारा क्या हो गया, वार्तालाप। ठीक है, इस तरह से ये शब्द हमारा बन गया। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बात समझ में आ गई ना। चलो अब उसी तरह से दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा प्रश्न, वर्षा प्लस अंत। तो देखो इसमें वर्षा प्लस में भी आपका यही डाउट है फिर, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या आ गया है, वर्षा प्लस अंत दिया हुआ है ये। अब देखो या तो अंत ऐसे लिखो या तो अंत ऐसे लिखो, जो आपको समझने में आए। ठीक है, ये मैंने आपको वर्तनी में समझाया ही है। अब यहाँ आप देखेंगे फिर से ये दरअसल है क्या, ये आधा र है यहाँ पर ऐसे, तो अंतिम वर्ण क्या हो गया, इसका आ ही हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा इस तरह से। ठीक है, आधा श बचेगा और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये अ आ गया।
और यहाँ पे अनुस्वार है या आधा न कहो, यहाँ पर क्या बचेगा, आधा न, इस तरह से करके ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। जब ये आ बना दिया तो ये शब्द इसके साथ जुड़ेगा, तो ये आ फिर से श को पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर श, इस तरह से आ गया। अब ये जो आधा रा है ये वापस से यहाँ पर चढ़ जाएगा, ठीक है, और ये व आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आधा न आ गया। तो ये वर्षांत अब आपने ऐसे लिखा, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए, जो न है ये किस में बदल जाएगा, बिंदी में बदल जाएगा, तो आपके सामने ये वर्षांत ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे आता है, और जो इस संधि से पहले जो मैं आपको वर्तनी करवाती हूँ वो किस लिए करवाती हूँ, इसीलिए कराती हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो इनमें। अब उसी तरह से शब्द दिया है ब्रह्म प्लस अस्त्र। अब देखो यहाँ पर यह भी आपकी वर्तनी से जुड़ा हुआ है। याद होगा अगर आपने वर्तनी नहीं पढ़ी है तो उसमें शब्द है आपका ब्रह्म प्लस अस्त्र। अब देखो इसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, इस वर्ण को अगर हम देखें तो हम यहाँ पाते हैं कि ये हमारा आधा ह और फिर क्या है, ये म है। अब ये म में यहाँ पे क्या है, हमारा अंतिम अ है ना, तो इसे हम बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे हमारा ये अ है, इसका प्रथम स्वर अ है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आ बना देंगे। यहाँ पर यहाँ हमारे पास क्या बचा, आधा ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, तो आप इसको ऐसे अलग करके लिख लो, ह को आधा ऐसे हल के साथ, ये माँ है, इसको हल के साथ लिख लो यहाँ पर। अब ये जो आ है इस माँ को पूरा कर देगा। अब जब ये माँ को पूरा करता है तो माँ इस तरह से पूरा हो गया, ठीक है। बचा हुआ हमारा ये आ गया शब्द, यहाँ आधा ह है और ये ब्रह्मास्त्र हो गया, ठीक है, शब्द ऐसे लिखा है। अब ये इसका जो संयुक्त रूप है, जो आपने कैसे लिखा, ऐसे आधा ह, ठीक है, और इस ह में से ऐसे म निकाल के ये संयुक्त रूप बनता है। अब ये आ इसके साथ आ गया, यहाँ पे ये शब्द आ गया आपका। अगर आपको ये बनाना आता है तो आप बहुत आसानी से, अब जैसे मान लो ये त मैंने बनाया, तो ये त भी सही नहीं होता है, मतलब मानक रूप में कैसे होता है, त्र जो हम ऐसे लगाते हैं, ये जो आता है, तो ये हो गया हमारा ब्रह्मास्त्र ऐसे। तो ये शब्द हमारा बनेगा, और इसमें कहीं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आपने वर्तनी वाली क्लास सही ढंग से पढ़ी है। तो अगर वर्तनी वाली क्लास अगर आप नहीं ले पाते हैं तो इसमें आपको दिक्कत होती ही होती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर छात्र का, इसमें प्रश्न ये है कि प्रश्न दिया है कि दीर्घ ई, इस दीर्घ ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं होता। यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। प्रश्न दिया है कि ये जो दीर्घ ई है ये एक क्या है, एक प्रत्यय है। तो नीचे आपको विकल्प दिया है, किस विकल्प में ये नहीं है। तो देखो पहला जो ए विकल्प दिया है आपका, उसमें दिया है तेली, ठीक है, और जो बी विकल्प है उसमें दिया है चमेली, और सी विकल्प जो है इसमें दिया है माली, और जो डी विकल्प है इसमें शब्द लिखा है अलबेली। तो देखो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका, इस प्रश्न का उत्तर है चमेली। अब ये कैसे, क्योंकि चमेली शब्द जो है वो क्या है, एक सार्थक शब्द है, यानी एक फूल का नाम है चमेली। चमेली शब्द से कोई और दूसरा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी हम इसमें प्रत्यय लगाकर या लगाकर इसमें चमेला नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, एक सार्थक शब्द है, या आप इसे कहें कि ये एक रूढ़ शब्द है, ठीक है, ये किसी से मिलकर नहीं बना है, तो इसलिए इसका उत्तर है। अब यहाँ पे देखें ये जो तेली शब्द बना है ये किससे मिलकर बना है, तेल शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है तब बना है ये तेली, ठीक है। यहाँ पे जो माली शब्द है ये माल शब्द में ई जुड़कर बना है माली, और यहाँ माल का अर्थ उपवन से आता है, ठीक है, किससे होता है, उपवन से, तो उपवन को देखभाल करने वाला माली। और इसी में हम ई हटाकर क्या लगा देते हैं, तो इन लगा देते हैं, तो मालिन बन जाता है, ठीक है, स्त्रीलिंग बन जाता है इसका, तो यह शब्द बन रहा है। और जो ये अलबेली शब्द है ये बना है अलबेला शब्द से, अलबेला, ठीक है। तो अलबेला शब्द में
आ हटाकर हमने क्या जोड़ा है, ई जोड़कर बनाया है अलबेली, उसका स्त्रीलिंग बनाया है। तो ये जो ई प्रत्यय है दरअसल ये स्त्रीलिंग में ही आता है, स्त्रीलिंग प्रत्यय इसको कहा जाता है, तो ये बनाया जाता है। तो बात समझ में आ गई ना। तो ये इस प्रश्न में आपका उत्तर जो है वो इस तरह से होगा। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत आते हैं जहां आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, नहीं समझ में आता प्रश्न, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है छात्र का कि मैम उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण जो आपने बताए वह कौन कौन से हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, कृपया बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं जो ये प्रश्न है कि 45 कौन कौन से आते हैं। तो देखो आपको एक बात ये समझनी है कि कुछ लोग कहते हैं कि उच्चारण के आधार पर इतने होते हैं। तो यहाँ उच्चारण का मतलब क्या हुआ कि हम जो अपने मुख से ध्वनि निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसे देखो कि जब हम ध्वनि निकालते हैं तो ए और आ इनकी क्या होती है, एक ध्वनि होती है। फिर इसी तरह से ई और ई इसकी एक ध्वनि होती है। उसी तरह से उ और उ इनकी एक ध्वनि होती है। तो आप देखो यहाँ पर कि जो आपके 11 स्वर हैं, इन 11 स्वर में से 3 वर्ण की ध्वनि एक हो गई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 11 में से कितने हो गए, तो 9 ध्वनियां हमको कहाँ से मिलती हैं, स्वर से मिल जाती हैं। फिर उसी तरह से जब हम चलते हैं स्पर्श व्यंजन में, हम देखते हैं क से लेकर म तक जब हम जाते हैं तो स्पर्श व्यंजन में 25 ध्वनियां हमको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारी 25 ध्वनियां। फिर उसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन में देखते हैं य, र, ल और व, 4 ध्वनियां ये हो जाती हैं। फिर ऊष्म व्यंजन में हम देखते हैं तो हमारा तालु श और मूर्धा श और दंत स और ह। तो यहाँ पर ये जो हैं ये 3 ध्वनियां हमारी क्या हो जाती हैं, ये 3 ध्वनियां हमारी एक बन जाती हैं। तो मान के यहाँ पे चलिए कि आपके 2 वर्ण जो हैं यहाँ पे माइनस हो जाते हैं। यानी अगर हम इनको कुल मिला के यहाँ पर देखें तो 4 ये और 2 ये, यानी टोटल ध्वनि कितनी हो गई हमारी, 6 ध्वनि हो गई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम देखें इनको तो 9 और 6 ये हमारी हो गई यहाँ पर 15 ध्वनि, ठीक है। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर हो गई हमारी 25। तो इसमें हम देखते हैं ये हमारा कितना हो गया 40। और जो 5 वर्ण हमारे आते हैं इसमें आ गया आपका द्विगुण व्यंजन, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ आते हैं द्विगुण व्यंजन, 2 ध्वनियां हमारी ये आ जाती हैं, ठीक है। तो 2 ध्वनि यहाँ हो गई। और उसके बाद हमारे पास जो 3 ध्वनियां हैं हमारी वो आती हैं संयुक्त व्यंजन के अंदर, जिसमें लेते हैं हम श को, ठीक है, त्र को और इसके बाद ग, इन 3 ध्वनियों को लेते हैं। जो हमारा वो श्र है ना ये वाला, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये जो है इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कितनी ध्वनियाँ हो गई हमारे यहाँ पर, तो ये हमारे 5 ध्वनि हो गई और यहाँ पर +5। तो इस तरह से करके हमारे पास जो है वो 45 वर्ण को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो 45 वर्ण हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो ये संख्या उच्चारण हैं जो मानते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि अभी इसमें हमारे अयोग व नहीं आए, अंग और अह ये नहीं आए। अब मान लो कोई पूछे कि ये कहाँ गए, तो ये भी नहीं इसमें रखे गए हैं। तो ऐसे और भी कई सारे वर्ण छूट जाते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से हमारे वर्णों को रखा जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसे हो कि जो हमारा वर्ण है यानी ड, तो इन दोनों को एक, और जो है हमारा ढ है इन दोनों को एक ऐसे मान के और 2 करके और यहाँ पे इन दोनों को रख दिया गया हो। तो इस पर पूरी व्याख्या जो है वो किसी ने बताई नहीं है कि कौन कौन से वर्ण और कौन कौन सी ध्वनि को उन्होंने माना है। बस ये संख्या आती है कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं जो इस तरह से दिए गए हैं। तो पूरे विस्तार से नहीं मिली है, ये सिर्फ मैं अपने निजी विचार के आधार पर ही आपको बता रही हूँ कि क्योंकि उच्चारण का मतलब वही होता है ध्वनि का एक होना, ठीक है। तो हो सकता है कि वो इस तरह से उन्होंने इन ध्वनियों को एक मानकर इस तरह से 45 वर्ण दिया होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।